गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः मैं हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं और बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अब भी अगर किसी भी स्टूडेंट ने हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको जो नए वीडियो यहाँ पे या रोज़ जो क्लासें होती है उनकी अपडेट मिलती रहे और आप अपने जो यूनिवर्सिटीज़ जो एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन है वो अनवरत जारी रख सके। हम BA सेकेंड ईयर जो द्वितीय वर्ष है उसका हमारा फर्स्ट पेपर है विश्व के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन। इसमें हम आज चीन के पिछली जो हमारी क्लास थी वो चीन का नया संविधान वैचारिक आधार, वो हमारी परिवेश क्लास थी। आज 1982 के जो चीनी संविधान की विशेषताएं हमने पढ़ा था कि चीन में 1949 तक कोमितांग वंश का शासन था, फिर 1949 से लेकर 54 तक शासन इसे चलाया गया। 1954 में पहला संविधान बना, फिर 1975 में बना, फिर 1978 में बना और 1982 में नया संविधान बनाया, चौथा संविधान। तो इसके जो 1982 का जो चीन का संविधान, इसकी विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जनवादी चीन के जो नए संविधान है इसमें 138 अनुच्छेद व 4 अध्याय, इस बात का ध्यान रखना। जिस प्रकार से भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद और 22 भाग है, इसी प्रकार से चीन के जो नया संविधान है इसमें कितने हैं, 138 अनुच्छेद व 4 अध्याय है। तो देखो चीन के संविधान में 138 अनुच्छेद और 4 अध्याय में विभाजित है। अब इसकी विशेषता है, इसमें सबसे पहला है संक्षिप्त संविधान। चीन का संविधान एक है, इसे हम संक्षिप्त संविधान कह सकते हैं, क्योंकि जो वर्तमान में चीन का 1982 में संविधान बना है इसमें कितने अनुच्छेद है, 138 अनुच्छेद और 4 अध्याय है। इसलिए इस संविधान को हम क्या कह सकते हैं, संक्षिप्त संविधान कह सकते हैं। क्योंकि दुनिया के काफ़ी देश है उनका संविधान क्या है, जिस प्रकार से भारत के संविधान है काफ़ी बड़ा है, तो भारत के संविधान की तुलना में ये क्या है, संक्षिप्त संविधान है। दूसरा है लिखित तथा निर्मित। 1982 का जो संविधान है या चीन का जो संविधान है वो क्या है, लिखित तथा निर्मित है। इसमें जो चीन का संविधान है इसमें हमारे को 3 बातों का वर्णन मिलता है, सामान्य सिद्धांतों का वर्णन मिलता है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों व कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। तो इस प्रकार से चीन का जो संविधान है वो लिखित तथा निर्मित है। चीन का जो संविधान है इसके पहला जो अध्याय है इसमें सामान्य सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। चीन के संविधान में जो पहला अध्याय है इसमें क्या मिलता है, पहले अध्याय में सामान्य सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। दूसरा अध्याय है इसमें नागरिकों के मौलिक अधिकार तथा कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। जो तीसरा अध्याय है उसमें राज्य की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट, अर्थात सरकार के विधायी, कार्यकारी और न्यायिक अंगों पर है, उसका वर्णन मिलता है। और जो चौथा अध्याय है इसमें चीन के राष्ट्र ध्वज, नेशनल फ्लैग, राज्य चिन्ह, नेशनल एम्बलम तथा उसकी राजधानी द कैपिटल ऑफ चाइना, इसका क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। तो चीन का जो संविधान है ये 4 अध्याय है, इसमें चारों में ये बातें बताई गई है। तीसरा है विशेषता, पारिभाषिक दृष्टि से कठोर लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से क्या है, लचीला संविधान है। परिभाषा में तो लग रहा है कि कठोर है, परंतु व्यवहार में देखिए तो ये क्या है, चीन का संविधान है वो लचीला संविधान है। और लचीला कैसे है, राष्ट्रीय जो जनवादी सामान्य कानूनों का निर्माण साधारण बहुमत से करती है, लेकिन संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 64 में है। संविधान में जो संशोधन का उल्लेख है किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 64 में, अनुच्छेद 64 में है। और अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि संविधान में संशोधन का प्रस्ताव राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की स्थायी समिति द्वारा या राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के 1/5 सदस्यों द्वारा रखा जाना चाहिए तथा यह प्रस्ताव राष्ट्रीय कांग्रेस के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से क्या होना चाहिए, स्वीकृत होना चाहिए। तो व्यवहार की दृष्टि से लचीला संविधान है। अगली जो इसकी विशेषता है वो है, इसको हम लचीला तो कह दिया, अब कठोर हम कैसे कह सकते हैं। तो कठोर में देखो, पारिभाषिक दृष्टि से कठोर इसलिए इसे कहते हैं, व्यवहार में इसे लचीला इसलिए कहते हैं कि अकेली राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस ही संविधान में क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है। बस इसलिए कठोर और लचीला इसलिए है कि लचीला इसलिए है कि अकेली जो राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस है वो क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है। और कठोर इसलिए कि उनके सदस्यों के कितना 2/3 बहुमत से होता है, इसलिए ये क्या है, कठोर है। तो अकेली राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस ही संविधान में संशोधन कर सकती है। और एक दलीय व्यवस्था होने के कारण 2/3 बहुमत से स्वीकृति बहुत क्या है, सरल है। इसलिए चीन भाई वहाँ पर शासन प्रणाली वो क्या है, एक ही दल की है, कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है। इसलिए एक दल होने के कारण वो सभी एक पार्टी सदस्य होते हैं, इसलिए इसे हम क्या बोल सकते हैं, लचीला बोल सकते हैं। और 2/3 बहुमत होने के कारण हम क्या बोल सकते हैं, कठोर बोल सकते हैं। अगली जो विशेषता है वो है जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही। इसमें जो 1982 का ये संविधान है
इसके अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि जनवादी चीन जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही वाला एक समाजवादी राज्य है जिसका नेतृत्व श्रमिक वर्ग के हाथों में है और जहां श्रमिकों तथा किसानों के बीच अटूट मैत्री का संबंध विद्यमान है। ये बोल जनवादी लोकतांत्रिक जिसे अनुच्छेद जो संविधान का इसमें प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है कि जनवादी चीन जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही वाला एक समाजवादी राज्य है जिसका नेतृत्व श्रमिक वर्गों के हाथों में है और जहां श्रमिकों तथा किसानों के बीच अटूट मैत्री का संबंध विद्यमान है। जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही से अभिप्राय है नागरिकों को राजकीय मामलों में हाथ बंटाने का पूरा अधिकार हासिल है। अगला जो है वो जनवादी गणतंत्र, जो चीन के संविधान का अनुच्छेद जो 2 है उसके अनुसार चीन के जनवादी गणतंत्र में संपूर्ण संता किस में निहित है? जनता में निहित है। जनवादी गणतंत्र अनुच्छेद 2 के अनुसार जो 1982 में नया बना है जिसमें 138 अनुच्छेद है, उसके अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि संपूर्ण जो सत्ता है वो किस में निहित है? वो जनता में निहित है। जनता इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस तथा स्थानीय जन कांग्रेसों के माध्यम से करती है। चीन में सभी स्तरों पर जन कांग्रेस है। राज्य प्रशासन का संचालन जनता स्वयं करती है तथा आर्थिक, सांस्कृतिक व सामाजिक गतिविधियों का संचालन भी कानून के अंतर्गत कौन करती है? जनता स्वयं करती है। अगला है बहुराष्ट्रीय राज्य। चीन में बहुत सारे राष्ट्रों के लोग निवास करते हैं। सामान्यतः 56 राष्ट्र वाले देशों के लोग यहाँ पे निवास करते हैं। तो चीन बहुराष्ट्रीयता या बहुराष्ट्रों वाला एक राज्य है। चीन बहुराष्ट्रीयताओं वाला राज्य है जिसमें 56 राष्ट्रों के लोग निवास करते हैं। इनमें हान जो राष्ट्रीयता हान राष्ट्रीयता से जुड़े व्यक्तियों की संख्या सर्वाधिक है। ये चीन की कुल आबादी का कितना है? 93.3% है। तो जो हान जाति है इसकी संख्या ज़्यादा है। बाकी वैसे 56 राष्ट्रीयताओं के लोग यहाँ पर निवास करते हैं और भी दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीयताएं यहीं पर है और अन्य 55 राष्ट्रीयताओं की जनसंख्या है पूरे देश में कम है। हालांकि 93.3 किस जाति की है? हान जो जाति है उसकी है। बाकी जो उसके बाद में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वो किन की है? चार जाति की है। उसके बाद में हेचन जाति की भी है। तो इस प्रकार से विभिन्न जातियों के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। अगली जो विशेषता है वो लोकतांत्रिक केंद्रवाद। अनुच्छेद 3 के तहत चीन के सभी शासकीय अंग है वो लोकतांत्रिक केंद्रवाद सिद्धांत पर लागू होंगे। लोकतांत्रिक केंद्रवाद पूर्व सोवियत संघ के संविधान की भांति चीन का जो ये नया संविधान बना है ये भी इसकी महत्वपूर्ण विशेषता लोकतांत्रिक केंद्रवाद है। संविधान के अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि चीन के सभी शासकीय अंग लोकतांत्रिक केंद्रवाद के सिद्धांत को लागू करेंगे। लोकतांत्रिक केंद्रवाद का सिद्धांत साम्यवादी व्यवस्था के मूल सिद्धांतों और माओ के दर्शन पर आधारित है। मैंने पढ़ा था साम्यवादी सिद्धांतों के मूल, साम्यवादी जो व्यवस्था है उसके मूल सिद्धांतों और माओ के दर्शन पर आधारित है। चीनी नेताओं के अनुसार चीन की राजनीतिक व्यवस्था एक ही साथ लोकतांत्रिक भी है और साथ में क्या है? केंद्रवादी भी है। ये लोकतंत्र के आधार पर केंद्रवादी और केंद्रवादी निर्देशन के अंतर्गत क्या है? लोकतांत्रिक है। केंद्र के जो निर्देश देते हैं उसी के अनुसार ये क्या है? लोकतांत्रिक है। लोकतांत्रिक जो केंद्रवाद है इसका अर्थ होता है लोकतंत्र और केंद्रवाद की परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों के बीच समन्वय स्थापित किया गया है। इसमें लोकतांत्रिक तत्व यह है कि समस्त सत्ता जनता में निहित है और नागरिकों को शासन कार्य में भाग लेने का समुचित अवसर प्रदान किया जाता है। और केंद्रवादी यह है कि शासन या दल का प्रत्येक अंग अपने उच्च अंग के क्या है? अधीन है। उसके बाद में 8वीं जो विशेषता है वो एकात्मक शासन प्रणाली तथा प्रादेशिक इकाइयाँ। चीन में शासन प्रणाली कौन सी? ब्रिटेन की भांति एकात्मिक है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका की भांति संघात्मक नहीं, एकात्मक शासन प्रणाली है। तथा वहाँ के जो प्रादेशिक मतलब जो प्रदेश है उनको इकाइयों में क्या किया गया है? बांटा गया। जिस प्रकार से भारत में वही वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, इसी प्रकार से उस चीन को भी क्या किया गया है? वहाँ की प्रादेशिक इकाइयों में बांटा गया। शासन एकात्मक है। चीन में शुरू से ही एकात्मक शासन प्रणाली विद्यमान रही है और नए संविधान में भी एकात्मक शासन प्रणाली को मजबूत किया गया है। और यहाँ पर शासन है वो एक ही स्थान से संचालित होता है चीन में और शक्तियाँ भी एक ही इकाई में निहित है जैसा कि एकात्मक संविधानों में होता है। लेकिन चीन एक बहुत ही विशाल आकार और जनसंख्या, क्योंकि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है, इसलिए विशाल क्षेत्रफल भी इसका बहुत बड़ा है। क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये दुनिया के जो बड़े देश है उसमें शामिल है। इसलिए शासन की सुविधा के लिए यहाँ पर 4 प्रकार की इकाइयों की क्या की गई है?
4 प्रकार की इकाइयों की व्यवस्था की गई है। इकाइयों को 4 प्रकारों में बांटा गया है। पहली है प्रांत, स्वायत्त शासी प्रदेश व केंद्र के अधीन नगर निगम। प्रांत है वो स्वायत्त शासी प्रदेश है और केंद्र के अधीन नगर निगम है। दूसरा है प्रांतों और स्वायत्त शासी प्रदेशों को स्वायत्त शासी जनपदों, जिलों, स्वायत्त शासी जिलों और नगरों में बांटा गया है। तीसरी जो व्यवस्था है वो जिलों और स्वायत्त शासी जिलों को जनता के कम्यूनों और कस्बों में बांटा गया है। और चौथी जो है स्वायत्त शासी प्रदेश, स्वायत्त शासी जनपद और स्वायत्त शासी जिले अल्पसंख्यक जातियों के राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। इस प्रकार से हमने आज चीन का जो चौथा नया संविधान बना है, जो दिसंबर 1982 में लागू हुआ था, और इसकी विशेषताएं, इसका हमने अध्ययन किया। और ये 4 संविधान बन चुके हैं और जनवादी चीन के नए संविधान में 138 अनुच्छेद और 4 अध्याय है। और इस प्रकार से हमने इसकी क्या किया, विशेषताओं का अध्ययन किया है। आगे की क्लास में हम आगे की जानकारी हासिल करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहो और अपनी यूनिवर्सिटीज़ जो एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है उसको अनवरत जारी रखते रहो।